गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित के आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 12th के एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और ये कहता है कि एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यदृच्छया चुना जाता है। उनमें से एक गेंद निकाली जाती है और जो कि लाल है। ये दे दिया कि जो गेंद निकालेगी वो रेड कलर की है। तो आपको पता करना है इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दो आपके पास थैले हैं, एक ये थैला है, दूसरा थैला ये है। पहले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, दूसरे में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। अब आप पहले थैले को चुनते हैं। दोनों थैलों में से एक थैले को आप चुनते हैं और चुनने के बाद एक गेंद निकालते हैं। गेंद जब निकल गई तो आपको पता चला कि वो रेड कलर की गेंद है, ये आपको बता दिया गया है। तो वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि रेड कलर की गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है, उसने बता दिया कि रेड कलर की गेंद निकल चुकी है। तो अब ये बताइए कि जो गेंद जिस थैले से निकाली गई है वो पहले थैले से निकाली गई है। ये जो गेंद निकली है बाहर वो पहले थैले से निकली हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो अभी तक तो ये होता था कि 2 थैले होते थे, 3 थैले होते थे, उसमें से एक थैला सेलेक्ट करना होता था, उसमें से कोई बॉल निकालनी होती थी और उस बॉल के किसी कलर के होने की प्रायिकता पूछता था। अभी आपको उस बॉल का कलर बता दिया और पूछता है कि वो किस थैले से निकाली गई, यानी बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। और इस पे बेस्ड एक थ्योरम आपने पढ़ा जिसको बोलते हैं बेस थ्योरम। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेस थ्योरम से सॉल्व होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया है 2 थैले हैं हमारे पास। एक ये थैला हो गया, ये दूसरा थैला। इसमें 4 जो है रेड कलर की बॉल है और इसमें 4 ब्लैक कलर की बॉल है। और यहाँ पे 2 रेड कलर की हैं और 6 ब्लैक कलर की हैं। यहाँ से आप एक बॉल निकालते हैं, दोनों में से किसी एक बैग को आप सेलेक्ट करते हैं, उसमें से एक बॉल निकालते हैं और वो पता चलता है कि जो बॉल यहाँ से आई वो रेड कलर की है। तो प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि ये जो बॉल है, जो रेड कलर की बॉल निकली, ये फर्स्ट थैले से निकली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी ये पता करनी है। तो ये मान लीजिए फर्स्ट बैग है, ये हमारा सेकेंड बैग है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस अपना बनाते हैं। तो ये हमारा सैंपल स्पेस है। तो जो बॉल यहाँ से निकल सकती है, हमने क्या किया कि 2 बैग लिए, 2 बैग में से एक बॉल निकाली। तो क्या क्या आ सकता है, तो आ ये सकता है कि 4 रेड बॉल्स आ सकती हैं, 4 रेड बॉल्स आ सकती हैं ये वाली, या 4 ब्लैक बॉल्स ये वाली आ सकती हैं, उसमें से कोई एक आ सकता है। और या तो इन 2 रेड बॉल्स में से कोई एक आ सकता है, या तो इन 6 ब्लैक बॉल में से कोई आ सकता है। यानी अगर मैं इस 4 रेड बॉल को अगर मैं बोलूँ R1 R2 R3 R4, और 4 ब्लैक बॉल को बोलूँ मैं B1 B2 B3 B4, और इसको मैं बोलूँ B5 R5 R6, और इसको बोलूँ B5 B6 B7 B8 B9 B10। तो ऐसे इसको मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, इसको ऐसे समझिए आप। ये सैंपल स्पेस हो गया, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ये ऐसे कर दिया, ये पहला थैले को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे थैले को। तो ये हो गया R1 R2 R3 R4, ये 4 रेड बॉल हो गई। और B1 B2 B3 B4, और ये हो गया R5 और R6, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 बॉल है। और 6 ब्लैक बॉल है, तो B5 B6 B7 B8 B9 B10।
10। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये हमारा सैम्पल स्पेस है। अब अगर बॉल यहाँ से निकल रही है तो उस इवेंट को हम मानेंगे E1, उस घटना को हम E1 नाम देंगे। और इस बॉल अगर यहाँ से पहले थैले से निकल रही है तो वो जो घटना होगी वो E1 हम मान लेंगे। और अगर बॉल को हम यहाँ से निकाल रहे हैं, सेकेंड थैले से निकाल रहे हैं, तो उस घटना को हम मान लेंगे E2। यानी हमको दो बैग में से एक बैग सेलेक्ट करना है, तो अगर हम फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करते हैं तो वो घटना E1 मानी जाएगी, और अगर सेकेंड बैग को सेलेक्ट करते हैं तो वो घटना E2 मानी जाएगी। तो क्लियरली ये जो सैम्पल स्पेस है इसका ये पार्टीशन हो गया, E1 E2 इसके पार्टीशन हो गए, क्योंकि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन दोनों का जब यूनियन ले लिए तो वो सैम्पल स्पेस के बराबर हो गया। अब हम इन इवेंट्स के साथ एक घटना ए परिभाषित करेंगे। ए घटना है कि रेड बॉल का आना। रेड बॉल के आने को हमने घटना ए मान लिया। तो ये घटना ए जो है, यानी रेड बॉल का आना, इस इवेंट के साथ भी घटित हो सकता है और इस इवेंट के साथ भी घटित हो सकता है। यानी अगर आप फर्स्ट बैग सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ से भी रेड बॉल आ सकती है, और अगर आप सेकेंड बैग सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ से भी रेड बॉल आ सकती है। तो यानी ए ऐसा इवेंट है जो कि यहाँ से भी घटित हो सकता है, E1 के घटित होने पर भी घटित हो सकता है, और E2 के घटित होने पर भी घटना ए घटित हो सकती है। तो इसको हमने ऐसे दिखाया, ये हमारा हो गया ए, रेड बॉल का आना। तो ये ए के फेवर में इतने एलिमेंट हैं, जिसमें R1 R2 R3 R4 E1 के एलिमेंट हैं, और R5 R6 E2 के एलिमेंट हैं। तो ये घटना ए हो गई। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग से बॉल निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट बैग से जो बॉल निकलेगा तो वो घटना को E1 नाम दिया मैंने। तो फर्स्ट बैग से बॉल निकले वो घटना E1 हो गई। और दिया हुआ है कि जो बॉल निकली है वो किस कलर की है, रेड कलर की है। यानी रेड कलर की जो बॉल है उस घटना को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए। ये आपको निकालना है, यही पूछ रहा है कि पहले बैग से E1 मतलब पहले बैग से बॉल निकल रही, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, जबकि ए घटना घटित हो चुकी है, यानी रेड बॉल आ चुकी है। ए मतलब रेड बॉल का आना। तो ये आपको निकालना है। अब आपके पास फार्मूला पड़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2। ये फार्मूला होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये हो गया। तो E1 गिवन ए निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस फार्मूले के हिसाब से। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए, इसका भी फार्मूला होता है आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, जबकि E1 आकर कर चुका है। ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 हैज़ ऑकर्ड। तो अब यहाँ पे देखिए E1 इंटरसेक्शन ए है, तो E1 इंटरसेक्शन ए का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज़ ऑकर्ड। ये हो गया इस फार्मूले से, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट, जबकि फर्स्ट इवेंट घटित हो चुका है। ये E1 इंटरसेक्शन ए के फार्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की। ए मतलब ये पूरा ए है। तो इस ए में को अगर आप देखा जाए तो इस इवेंट को लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं, ये पोर्शन जो है ये हमारा है E1 इंटरसेक्शन ए, ये जो पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है ये हमारा है E2 इंटरसेक्शन ए। तो चूँकि दोनों डिसजॉइंट है इवेंट, ये इस सेट में और इस सेट में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है,
तो प्रोबेबिलिटी, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए और यूनियन E2 इंटरसेक्शन ए। ऐसे E1 इंटरसेक्शन ए ये हो गया और E2 इंटरसेक्शन ए ये हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब चूंकि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन तो है नहीं, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये ऊपर मैंने लिखा हूँ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 डिवाइडेड बाई, अब चूंकि यहाँ पे ए इवेंट है और ये इवेंट दोनों का यूनियन लिया हुआ है और इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये सीधे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट यानी E1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए, और बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, ये वही रहेगा। अब इसको हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके लिख सकते हैं, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। ये फार्मूला जो होता है, यही फार्मूला कहलाता है बेस थ्योरम, यही बेस थ्योरम है। तो कुछ करना नहीं है, जब भी आपसे बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए बताइए, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 डिवाइड बाय, यानी ये चीज़ लिख लेंगे, ऐसे आप लिख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो अब सीधे यहाँ से देख लेंगे, ये E1 इंटरसेक्शन ए है, ये E2 इंटरसेक्शन ए है, यानी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, और यहाँ से मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। मान लीजिए तीसरा रहता तो आप लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3, और यहाँ पे ये जुड़ जाता नीचे की तरफ। तो खैर यहाँ पे दो ही इवेंट है हमारे पास E1 E2, इसलिए आपको आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब आइए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की। तो E1 घटित हो यानी पहला बैग, E1 का मतलब है आपका पहला बैग सेलेक्ट हुआ हो, तो दो बैग आपके पास हैं, दो बैग में से पहला बैग सेलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। दो बैग हैं, टोटल दो बैग हैं, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, ए गिवन E1। अब E1 अगर ऑकर कर गया, ये अगर E1 ऑकर कर गया तो ए के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो E1 जब ऑकर कर गया तो ये आपका E1 सैंपल स्पेस का काम करने लगता है। जब बोलता है ए गिवन E1, तो ये जो E1 है अब यहाँ पे सैंपल स्पेस हो जाता है, और उसमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ए के फेवर में कुल 4 एलिमेंट हैं, और E1 यानी जो सैंपल स्पेस है उसमें कुल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4/8 हो जाएगा। 4 फेवर में हो गए, ए के फेवर में हो गए 4 एलिमेंट, और सैंपल स्पेस में ये 8 एलिमेंट है, तो कुल मिला के हो गया 4/8। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 जो आप लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 जो आप लिखेंगे, तो ये फार्मूला इस रिज़ल्ट के हिसाब से हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ऐसे होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ E1। तो ए इंटरसेक्शन E1 यानी E1 और ए में जो कॉमन एलिमेंट है उनकी संख्या जो है वो 4 है, R1 R2 R3 R4, ये कॉमन एलिमेंट है जो ए और E1 दोनों में है। और कार्डिनल नंबर ऑफ E1 कितने हैं, E1 में कितने एलिमेंट हैं, 8 हैं, तो कुल मिला के 4/8 ये हो गया, डिवाइडेड बाई, चूँकि ये चीज़ ऊपर वाली चीज़ सेम है तो वही चीज़ फिर से रिपीट कर देंगे, 1/2 इंटू 4/8 प्लस, अब ये इसकी बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, सेकेंड बैग सेलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 का मतलब हुआ इस फार्मूले के हिसाब से कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ E2। तो ए इंटरसेक्शन E2 यानी ए और E2 में क्या कॉमन है, तो ए मतलब रेड बॉल, तो यही दो एलिमेंट कॉमन हो गए, यानी R5 R6, ये ए इंटरसेक्शन E2 हो गए, दो एलिमेंट इसके फेवर में हो गए, डिवाइडेड बाई
कुल एलिमेंट, तो यहाँ पे 6 ब्लैक बॉल हैं, 2 ये, तो 8, ये हो गया। तो अब इसको हम 8 2 जा 16 हो गया, और यहाँ पे भी 16 है, ये भी 16 है, तो 1/16 कॉमन, और 1/16 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर कुल बचेगा 4। अच्छा, नीचे बचेगा यहाँ पे 4 और प्लस यहाँ बचा 2, तो ये आपका गया 4/6 यानी 2/3। तो वो जो रेड बॉल है वो पहले बैग से निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 2/3। थैंक यू।